हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है आरएचपी जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है और आरएसएम एसएसबी टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है। तो हमेशा की तरह हम हमारे फाइनल सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। इन इंटरव्यूज का आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि ये आपको ये बता पाएंगे कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की और क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की और लाइफ में क्या क्या मिस्टेक्स की जिसकी वजह से इनका सिलेक्शन डिले हुआ, जिससे आप लोग वो मिस्टेक नहीं करें। हमें पूरा विश्वास है कि यदि आप ये सभी वीडियोस देखेंगे, हफ्ते में एक दो वीडियो जरूर देखिए, तो उससे यदि आपका सिलेक्शन 3 साल में होना है तो 1.5-2 साल जल्दी होगा। तो आज हमारे साथ किशोर पुरी जी है। इनका सिलेक्शन आरएचपी जूनियर अकाउंटेंट में भी हुआ है और आरएसएम एसएसबी टीआरए जीआरए में भी इनका सिलेक्शन हुआ है। और एक इम्पोर्टेंट चीज ये है आरएचपी के बारे में कि इनका और तरुण गहलोत जी के इक्वल मार्क्स थे 258 पॉइंट कुछ, लेकिन इनका सिलेक्शन हो गया, तरुण जी का नहीं हुआ क्योंकि इनकी एज ज़्यादा थी, डेट ऑफ बर्थ पुरानी थी। तो टाई भी हुआ और टाई भी हमारे स्टूडेंट में ही हुआ। इनकी एज 28 है और तरुण जी तो अभी 24 के भी नहीं हुए हैं। हालांकि दोनों का ही टीआरए जेआरए में भी हो गया है और तरुण जी का सीबीएसई में भी हो रखा है, तो उसमें भी फाइनल हो जाएगा। तो कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक की किस्मत अच्छी एक की बुरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एक बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग चीज़ है कि किशोर पुरी जी रेलवे ग्रुप डी की जॉब करते हैं, ट्रैकमैन की जॉब करते हैं। ग्रुप डी की जॉब सबसे लोएस्ट लेवल की होती है जहां तक मुझे पता है, और ट्रैकमैन की जॉब है तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग जॉब है। उस जॉब के साथ स्टडी को मैनेज करना, यहाँ तक पहुँचना, कितने शानदार लेवल की जॉब तक ये आए हैं। और कॉमर्स स्टूडेंट ही है तो इनसे हम सभी चीज़ें जानेंगे। तो किशोरपुरी जी, पहले तो आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। तो किशोरपुरी जी, वैसे तो आप ऑलरेडी जॉब में थे, लेकिन फिर भी वो जॉब आपके लेवल की नहीं थी जितने आप इंटेलिजेंट है। तो जब इस टीआरए जीआरए में और आरएचपी में फाइनली अपना रोल नंबर नजर आया कि फाइनल सिलेक्शन हो गया एज ए जूनियर अकाउंटेंट, तो क्या रिएक्शन रहा आपका, फैमिली का? सबसे पहले किसको बताया? सर ये आरएचबी का रिजल्ट रात को मैंने 10 बजे के आसपास देखा था। तो तरुण ने भी फ़ोन किया मेरे को, उसी ने बताया। फिर मैंने कॉल करके घर को बताया। घर वाले खुश हो गए कि ट्रैकमैन से बाहर से छुटकारा मिल गया, नई पोस्ट मिल गई। घर वाले भी खुश हो गए और मेरी शादी भी हो रखी है, तो मैंने सास-ससुर को भी बताया, वो भी बहुत खुश हुए। तो स्टूडेंट, ये ना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो ट्रैकमैन की जॉब है वो इनके टैलेंट को बिल्कुल भी सूट नहीं करती है और थोड़ा बहुत किस्मत का साथ होता है, बाकी अपनी मेहनत होती है कि अपन अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग जॉब तक पहुंच सके। तो किशोरपुरी जी, एक तो ये बताइए कि टीआरए अभी आपका टीआरए पर हुआ है या जीआरए में हुआ है? नहीं सर, जेआरए में हुआ है। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी से हुआ है, वैसे आप ओबीसी से हैं। हाँ, ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, लेकिन इसमें सिलेक्शन हुआ है जो जनरल में हुआ है। ठीक है, तो स्टूडेंट इनके टीआरए में वैसे 607 मार्क्स है, आरएचबी में 258 पॉइंट कुछ है और कॉमर्स से ही है, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। तो किशोरपुर जी, ये बताइए दोनों में से क्या ज्वाइन करने वाले हैं, डिसाइड कर लिया नहीं किया? नहीं सर, अभी कन्फ्यूज चल रहा है, डिसाइड किया नहीं अभी फाइनल किस में जाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आरएचपी में हमारे 4 फाइनल कैंडिडेट थे, चारों के चारों का टीआरए जीआरए में भी हुआ है। अभी तक एक ही स्टूडेंट ने डिसाइड किया है, फारूक जी ने, जो आरएचपी ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी किसी ने भी डिसाइड नहीं किया है। बाकी अगर ये लोग आरएचपी ज्वाइन करते हैं तो टीआरए में स्टूडेंट को बेनिफिट हो जाएगा, वेटिंग में आएंगे तो वो बेनिफिट हो जाएगा, लेकिन वो इनका अपना डिसीजन है। अपन ये नहीं कह सकते कि ये आप कर लो, वो इनका खुद का डिसीजन रहेगा। दोनों ही पोस्ट बहुत बढ़िया है। तो ये बताइए किशोरपुरी जी कि आपने लाइफ में कितने साल या कौन सी साल से कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं? रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन होने से पहले भी या उसके बाद भी कौन कौन से एग्जाम दिए और उन एग्जाम में कहाँ कहाँ तक पहुंचे? सर मेरी 2015 से बीकॉम हो गई थी। उसके बाद मैं कंपटीशन में आ गया। तो मैं एसएससी की तैयारी कर रहा था। एसएससी की वैकेंसी में। उसके बाद मैंने
रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई थी 18 में, उसकी दिया। तो उसमें मेरे को ट्रैकमैन पोस्ट मिली। और उसके बाद मैंने कॉमर्स से था, लेकिन कॉमर्स की वैकेंसी आई नहीं, तो मैं उसकी तैयारी छोड़ चुका था। मैं तो एसएससी रेलवे इन्हीं में लग गया सर। फिर 2018 में मैं 18 की वैकेंसी थी वो ग्रुप डी की, उसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया। तो अजमेर डिवीजन से था, मैं पास में ही जॉब करता रहा। और ये रेलवे ग्रुप डी के बाद भी आपने और कुछ कंपटीशन एग्जाम दिए? अब फिर उसके बाद कंपटीशन देता रहा, लेकिन फाइनल सिलेक्शन हो नहीं रहा था। जैसे वीडियो में रह गया, पटवारी में रह गया, लेकिन इतना फाइनल हो नहीं पा रहा था। फिर एक जेबीवीएनएल की वैकेंसी आई सर, 2021 में आई थी। तो उसकी तैयारी की, लेकिन उसमें फिर कॉमर्स मेरी वीक हो गई सर। कॉमर्स का पोर्शन वीक होने से उसमें फिर बाहर हो गया सर। ठीक है। तो स्टूडेंट, जैसा कि किशोरपुरी जी ने बताया 2015 से प्रिपरेशन कर रहे थे, मतलब 9 साल हो गए प्रिपरेशन करते हुए। और उसमें से इन्होंने अधिकतर प्रिपरेशन, ये मान कर के चलिए 9 में से लगभग 7-8 साल इन्होंने नॉन कॉमर्स कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन की है। जैसे एसएससी, बैंक, वीडियो, पटवारी, रेलवे, इनकी इन्होंने प्रिपरेशन की है। बहुत सारे एग्जाम में सिलेक्शन हुआ भी नहीं, फिर रेलवे ग्रुप डी में हुआ, वो इनको ज्वाइन करना पड़ा क्योंकि जो जॉब मिलती है वो अपन को ज्वाइन करनी ही पड़ती है। 2015 में बीकॉम हुआ था। और उसके बाद में 2021 में पहला कॉमर्स कंपटीशन का एग्जाम दिया, जेवीवीएनएल का। तो आप ये समझ सकते हैं कि कॉमर्स तो लगभग लगभग पूरा साफ हो चुका था। और जेवीवीएनएल के बाद फिर टीआरए, फिर आरएचबी। तो किशोरपुरी जी, हम ये मान लेते हैं कि जर्नल पेपर तो आपका स्ट्रोंग हो गया होगा क्योंकि वो आप प्रिपेयर कर रहे थे वीडियो, पटवारी वगैरह। तो दो मेन जी। चीजें हैं कि एक तो कॉमर्स जैसा आप भूल गए होंगे, तो उसको फिर से ट्रैक पर कैसे लेकर के आए। सीएमजे से जैसे कब जुड़े थे, स्टार्टिंग से ही इसकी प्रिपरेशन सीएमजे से कर रहे थे या कहीं और से कर रहे थे, और कॉमर्स में कितनी दिक्कतें आई, कैसे प्रिपेयर किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपकी जॉब बहुत हार्ड वर्किंग रही होगी, उसके साथ टाइम निकालना। और जॉब का शायद टाइम भी नहीं होता होगा, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होता होगा कि सुबह 10 से 5 की जॉब, तो उसको कैसे मैनेज किया? हाँ सर, वो 2021 की जेवीएनएल की वैकेंसी आई, उसी में मैं ऐसे यूट्यूब पे सर्च कर रहा था कि कोई कॉमर्स की तैयारी कौन करवाता है। तो उसमें अभिषेक सर का एक वीडियो मिला था कि आपको तैयारी कोचिंग से करनी चाहिए, और हमारी भी एक कोचिंग है सीएमजे, आप उसी से ले सकते हो। तो मैं उसी टाइम उसको अब डाउनलोड कर लिया ऐप को। लेकिन उस टाइम में कोर्स नहीं ले पाया क्योंकि टाइम नहीं था, महीना 1.5 महीना ही बचा था। तो मैं इतने में कोर्स हो नहीं पाएगा कंप्लीट होना, अपन रहने देते हैं। एक सीरीज, टेस्ट सीरीज चल रही थी, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद जब ये वैकेंसी आई 2023 वाली, जेआरए टीआरए, इसके अंदर मैंने आपका ये कोर्स भी लिया है और तैयारी भी की है, उसी से लिया, नोट्स बनाए। और दो और इम्पोर्टेंट तैयारी की चीजें बात हैं कर कि एक तो कॉमर्स पोर्शन को कैसे हैंडल किया और जॉब के साथ कैसे मैनेज किया। सर, कॉमर्स पोर्शन तो मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से था, तो थोड़ी दिक्कत तो आई समझने में, लेकिन जल्दी आ गई। जैसे 11th 12th में कॉमर्स थी, बीकॉम किया, तो वो कॉमर्स में इतनी दिक्कत नहीं आई। जैसे एक बार रिवीजन हुआ, मैं समझ गया भाई, हाँ अपने वापस वैसे की वैसे सेट हो गया पहले की तरह। और मेन चीज रही कि ड्यूटी टाइम में, ड्यूटी टाइम, ट्रैकमैन का कोई टाइम नहीं होता है सर, पूरी 24 घंटे की ड्यूटी रहती है उसकी, कभी भी बुलाया जा सकता है उसको। कभी भी नाइट में, कभी नाइट में, कभी डे में। अब नाइट में जाओगे तो डे में सोना पड़ेगा। फिर भी मैनेज किया, जैसे सुबह पढ़ा, शाम को आके पढ़े। वहां भी 3 घंटे का रेस्ट मिलता है, उसमें भी थोड़ा बहुत फोन में देख लिया। ऐसा ही सर मैनेज करना पड़ता है सर उसमें। ट्रैकमैन में पढ़ना बड़ा मुश्किल है सर। स्टूडेंट हमारे एक और स्टूडेंट थे जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी में हुआ था, नरपत सिंह जी। वो पहले पुलिस कांस्टेबल थे, उनकी भी इसी टाइप की जॉब की, कोई टाइम नहीं। तो वो कांस्टेबल थे, फिर जूनियर जेवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में उनका सिलेक्शन हुआ था। फिर भी उन्होंने प्रिपरेशन की, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी में सिलेक्शन हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि किशोरपुरी जी का तो और भी ज़्यादा हार्ड वर्किंग रहा होगा क्योंकि ट्रैकमैन का कोई टाइम नहीं है, कभी भी इनको बुला सकते हैं। और बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम है, कोई सर्दी गर्मी नहीं, उसके साथ प्रिपरेशन करना, अपना माइंड सेट करना, तो बहुत बड़ी बात है। और मार्क्स भी बहुत ज़्यादा है, देखो 607 मार्क्स हैं, तो बहुत ज़्यादा इनके मार्क्स हैं। और एक अच्छी चीज इन्होंने बताई कि कॉमर्स में देखो उतनी दिक्कत नहीं आई। तो कॉमर्स में दिक्कत नहीं आने का जो रीजन देखो मुझे समझ में आता है, वैसे 2015 में इन्होंने बीकॉम की थी तो काफी टाइम हो गया था।
लगभग 9 साल हो गए 2015 से भी, तो दिक्कत नहीं आने का एक रीज़न ये हो सकता है कि जब इन्होंने 11th 12th बीकॉम वगैरह में प्रिपरेशन की, तो वो कॉन्सेप्चुअल इन्होंने प्रिपरेशन की उस हिसाब से नहीं की कि अपन को इतने परसेंटेज लेकर के आने हैं, मार्क्स लेकर के आने। उन्होंने वो कॉन्सेप्चुअल स्टडी की, तो थोड़ा सा उसको मतलब फिर से रिवाइज करना, कैप्चर करना आसान हो गया। और मैं यही कहता हूँ कि आप चीज़ों को नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, इस तरीके से नहीं पढ़े कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज लानी है। परसेंटेज किसी काम में नहीं आते हैं। 11 12 बीकॉम एम कॉम में यदि 60% है तो मोर देन सफिशियंट है। किशोरपुरी जी, ये बताइए कि टीआरए की प्रिपरेशन आपने कितने मंथ्स की, और नोट्स बनाए, प्रिंट आउट निकाले, कैसे वीडियोज देखे और कैसे उनको रिवाइज किया, इतने कम टाइम में डेली कितने घंटे पढ़ लेते थे? सर मैं जैसे इस भर्ती को सीईटी में शामिल किया, तब से मैंने सीईटी की तैयारी की। और जैसे ही सीईटी का एग्जाम देने के बाद मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी थी। मुझे पता था कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को 2 घंटे ही मिलेंगे दिन के अंदर, तो लंबी तैयारी चाहिए सर इसके अंदर। मैंने आपका कोर्स ले लिया और उन्हीं की पीडीएफ के प्रिंट निकलवा लिए, और वीडियोस को मैंने कम से कम 4 बार देखे हैं, ऑडिट के और बीओ के, जिसमें बीओ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके तो कम से कम 4 बार देखे हैं मैंने वीडियो का। जैसे आप टेलीग्राम पे या ऐप पे जो पीडीएफ थी उनकी प्रिंट निकलवा ली, उन्हीं से की है सर। ठीक है, तो स्टूडेंट इन्होंने देखिए पहले सीईटी की इन्होंने प्रिपरेशन की, और सीईटी का एग्ज़ाम देने के जस्ट बाद मेन पेपर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। सीईटी के रिजल्ट का वेट नहीं किया। तो केवल मेन पेपर की भी बात करें तो लगभग 7 8 महीने मिनिमम इन्होंने प्रिपरेशन की है सीईटी पेपर को छोड़ करके। और मतलब डेली 2 ढाई घंटे ही आपको मिलते थे, और जॉब से पहले या फिर कुछ ब्रेक भी लिया था महीने भर का? नहीं सर, मैंने एक छुट्टियां नहीं ली। मैंने लास्ट में जैसे एग्जाम 11 फरवरी का था, तो मैं 1 फरवरी से 11 दिन की, 10 दिन की छुट्टी मान लो, 10 दिन की छुट्टी ली थी सर। 1 फरवरी से छुट्टी ली है, 11 दिन तक, 11 तारीख तक। तो स्टूडेंट जो लोग जॉब करते हैं उनके रिगार्डिंग मेरी कुछ एडवाइस रहती है। बहुत बार मैंने बताया, सबसे पहले तो जो भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम के अंदर आप जितना टाइम निकाल सकते हो वो निकालिए। आपको टाइम इकट्ठा नहीं मिलेगा कि 3 घंटे एक साथ मिल रहे हैं, 20 मिनट मिल रही है, आधी घंटा मिल रहा है, 1 घंटा मिल रहा है। वो छोटे छोटे टुकड़ों में टाइम मिलेगा। 1 घंटा मिल रहा है 1 घंटा पढ़िए, आधा घंटा मिल रहा है आधा घंटा, 2 घंटे मिल रहे हैं 2 घंटे। यदि सैटरडे संडे ऑफ होता है उसमें टाइम निकालिए। ऑफिस से पहले मैनेज कीजिए, ऑफिस के बाद में मैनेज कीजिए। महीने में 1 2 एक्स्ट्रा छुट्टियां मारिए, उनमें आप प्रिपरेशन कीजिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एग्जाम से पहले 20 दिन पहले आपको छोड़ना पड़ेगा, चाहे कुछ भी कीजिए। ये 20 दिन पहले नहीं छोड़ पाए तो 10 दिन छोड़ पाए, वो 10 दिन बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। और किशोरपुरी जी, ये बताइए कि आरएचबी की लिस्ट 3 4 बार आई थी, आरएचबी ने बहुत गलत किया। वो तो हाई कोर्ट बीच में आ गया, हाई कोर्ट नहीं आता तो जो पहली बार लिस्ट आई उन्हीं का सिलेक्शन हो जाता। तो आप ये बताइए, जो तीनों चारों बार लिस्ट आई सभी में आपका नाम था या बाद वाली लिस्ट में था? नहीं सर, मेरा हर लिस्ट में नाम आया है। मेरा शुरू से ही, जैसे 2 अक्टूबर में, पहली 2 अक्टूबर को आया था रिजल्ट, वहीं से लेके जो 3 4 बार आया, सभी में रिजल्ट मेरा रोल नंबर थे। तो वो जो आरएचबी की में आरएचबी में क्या सर की तैयारी मेरी टीआरए की अच्छी हो गई थी। उस टाइम सितंबर में एग्जाम थी अपनी जेआरए टीआरए की। उसी की अच्छी तैयारी की वजह से 8 सितंबर की इसकी थी, आरएचबी की। वो तैयारी उसमें काम आ गई सर। तो स्टूडेंट जो आरएचबी की कृपा बरसी थी कि गलत बच्चों का नाम शामिल कर लिया था पहली लिस्ट में, वो कृपा सीएमजे और सीएमजे के स्टूडेंट पर नहीं बरसी। हमारे तो जो जेन्युइन स्टूडेंट थे उन्हीं को शामिल किया गया। 4 स्टूडेंट हैं हमारे पास आरएचपी में: मोहित बरोलिया जी, फारूक खान, सपना गोदारा जी और किशोरपुरी जी। चारों के चारों स्टूडेंट का नाम शुरुआत से लेकर लास्ट तक था। और स्टूडेंट एक, आप लोगों ने बहुत बड़ी मिस्टेक की है, अगर की है तो टीआरए जीआरए का सेम सिलेबस था, केवल बीकॉम वाले अलाउ थे। फिर भी यदि आपने आरएचपी का एग्जाम नहीं दिया तो जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। मैं कोई लॉजिक मानता ही नहीं हूँ कि कॉमर्स स्टूडेंट ने आरएचपी का एग्जाम क्यों नहीं दिया। आप अगर ये सोच रहे थे कौन जाएगा एग्जाम देने, कौन इतनी मेहनत करेगा, या 50 ही पोस्ट है तो 50 पोस्ट के लिए आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, और वो भी अलग सिलेबस के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। किशोरपुरी जी, ये बताइए कि टीआरए में तो जो कॉमर्स पोर्शन था तो 6 सब्जेक्ट ही उन्होंने बता रखे थे, 25 25 क्वेश्चन आएंगे।
आरएसपी में उन्होंने बताया नहीं कि किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया आरएसआर जीएफआर से पूछे ही नहीं। तो आप इस चीज के लिए हाँ जी। प्रिपेयर थे कि किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी क्वेश्चन आए अपन तैयार है, या फिर आपको भी शौक लगा कि आरएसआर जीएफआर से नहीं पूछे? नहीं सर, शौक तो सभी को लगा सर, लेकिन उस टाइम जब नहीं आए तो फिर क्या करते? जो तैयारी थे उन्हीं में से करना पड़ता। थोड़े 10-20 क्वेश्चन आउट भी थे, यूपी के ऐसे क्वेश्चन भी आउट भी थे, लेकिन उनको छोड़ दिया। मैंने केवल 121 क्वेश्चन किए सर 150 में, नेगेटिव बहुत कम किए मैंने, 121 क्वेश्चन किया है मात्र। स्टूडेंट, ये बात मैंने बहुत जगह पर बताई है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट तक पहुंचती नहीं है। इसलिए नहीं पहुंचती क्योंकि अपन सेलेक्टिव लिसनिंग करते हैं। जो बात अपन को सुननी होती है ना, जो अपने कानों को मधुर लगती है, वही अपन सुनते हैं। और जो उससे हटकर बात होती है वो अपने कान सुनना ही नहीं चाहते हैं। मैं फिर से जोर देकर के बता रहा हूँ, जिन एग्जाम में वो सब्जेक्ट डिवाइड नहीं करता है किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, उसमें एग्जामिनर की मर्जी है, किसी भी सब्जेक्ट से कितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जेवीबीएनएल के 3 एग्जाम मैंने देखे हैं, तीनों एग्जाम में वो अलग अलग सब्जेक्ट पर फोकस करता है। 2018 वाले में उसने अकाउंटेंसी पर फोकस किया। फिर जो लास्ट वाला एग्जाम हुआ उसमें जीएसटी पर फोकस किया। उससे पिछला वाला जो था उसमें थ्योरी सब्जेक्ट पर किया। तो हर एग्जाम में अलग अलग पर वो फोकस करता है। इस बार बच्चे जीएसटी पढ़ करके जाएंगे, वो फोकस किसी और पर करेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जीएसटी पर नहीं करेगा। ये सोच करके जाइए, किसी भी सब्जेक्ट पर फोकस कर सकता है। आरएचपी वालों को हमने बताया था कि उन्होंने नहीं बताया कि सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन, तो किसी से भी पूछ सकता है, लेकिन वो एक्टिव लिसनिंग वाला होता है, इसलिए बच्चों को सुनाई नहीं देता। बच्चा अपनी मर्जी से डिवाइड करता है, 4 सब्जेक्ट इतने क्वेश्चन, हर सब्जेक्ट से इतने इतने, और फिर रोना रोता है। और आरएचपी ने ये गलत किया कि वो यूपी वगैरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या तो भाई सेंट्रल लेवल के पूछो या राजस्थान के पूछो। हालांकि उसमें भी आप हाथ नहीं पकड़ सकते, एग्जामिनर का केस नहीं कर सकते। वो इंडिया बोल रहे हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन वैसे गलत है। उसमें भी आप शिकायत नहीं कर सकते, जो आपके कंट्रोल में आप वो कर सकते हो। जो प्रॉब्लम है वो सभी के साथ है, आपके साथ थोड़ी गलत हुआ है कि आप इस वजह से रह जाओगे और बाकी बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। वो तो सभी के साथ हो रहा है। तो किशोरपुरी जी, ये बताइए कि डिमोटिवेशन भी आपको लाइफ में कभी हुआ होगा कि अपन को एक छोटी जॉब करनी पड़ रही है। वैसे तो काम तो इंसान का काम होता है, फिर भी इंसान खुद को देखता है कि अपन को अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग जॉब मिल रही है या नहीं मिल रही। तो कभी डिमोटिवेशन फील हुआ क्या, और हुआ तो खुद को कैसे मोटिवेट रखा, किसने मोटिवेट किया? सर मोटिवेट तो ये पोस्ट ही ऐसी है सर, अपने आप ही हो जाते हैं वहाँ पे। काम देखोगे हार्ड वर्किंग होती है, और फिर अपने साथ के अच्छी पोस्ट पकड़ लेते हैं, अपन ग्रुप डी में रह जाते हैं, तो उन्हें देख देख भी मोटिवेट हो जाते हैं कि यार अपन रह गए, अपने साथ वाले अच्छी पोस्ट ले गए। इसलिए बारी बारी से जब काम करते थे, रोज भाई ये डेली पढ़ना ही पड़ता है, पढ़ेंगे तभी ऊंची पोस्ट ले जाओगे, नहीं तो यही कारण रहा सर, जो भी रही मेन चीज तो। किशोरपुरी जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई, और मुझे भी ध्यान आ गया। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही मोटिवेट नहीं करती है, नेगेटिव चीज़ें हम्म। भी मोटिवेट करती है। जब मैं जेवीबीएनएल की जॉब करता था, कुछ नए स्टूडेंट जो नए जुड़े हैं उन्हें बता दूं, 2018 में एवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में थर्ड रैंक थी मेरे। और लगभग 13 मंथ्स मैंने जॉब की है एवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट में। तो वहाँ का जो वर्क कल्चर था वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मुझे लगता था जूनियर अकाउंटेंट को जो वर्क करना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर जो मेरा टैलेंट है टीचिंग में वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो कई बार जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना वो भी मोटिवेट कर देती है। मुझे मोटिवेट अच्छी चीज़ों ने नहीं किया कि अपन को ये जॉब छोड़ करके वो करना है, जो नेगेटिव चीज़ें थी उन्होंने किया। तो किशोरपुरी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ कि ग्रुप डी की जॉब में जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी, उसने मोटिवेट किया कि अपन को यहाँ से निकलना है अच्छी जॉब के साथ। किशोरपुरी जी, वैसे तो आपके पास टाइम था नहीं, फिर भी आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है हर चीज़ को लेकर के। टेलीग्राम पर बहुत सारे रिपोर्टर है, हर बच्चा रिपोर्टर है कि ये न्यूज आ गई, वैकेंसी कैंसिल हो गई, ये होगा वो होगा। और हर चीज़ के लिए आंदोलन, ट्वीट कैंपेन वगैरह चलता है। और दूसरी चीज़ें भी वो करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। जॉब के साथ अपन थक जाते हैं, खाली बैठे हैं, तो दोस्तों के साथ घूम फिर लिए, पार्टी कर ली अपन ने, मूवी वगैरह देख ली, आराम कर लिया। तो उन चीज़ों से खुद को कैसे डिस्ट्रैक्ट रखा, डिस्ट्रैक्ट सर होने से बचाया? ग्रुप में तो सर ऐसे ही चलता रहता है।
झूठी खबरें फैलती रहती है, लेकिन एक दो ग्रुप अच्छे ऑथेंटिक ग्रुप है, उनमें न्यूज़ अच्छी आती है। तो मैंने और उन्हीं ग्रुपों को ज्वाइन कर रखा है, फालतू के ग्रुपों को ज्वाइन भी नहीं कर रखा है। उनमें न्यूज़ देख लेते हैं, और बाकी नेगेटिव न्यूज़ चलती रहती है सर, जब तक ज्वाइन नहीं मिलेगी तब तक इसे मार्केट में चलती रहेगी, कभी क्या हो रहा है, कभी स्टे आ रहा है, कभी वो आ रहा है। इनसे अब जब तक सिलेक्शन हो गया, अब तो ज्वाइनिंग तो दे ही देंगे, कभी ना कभी तो देंगे ना। अपने पास जॉब है ही ऑलरेडी। स्टूडेंट सिलेक्शन लेने के लिए वो चीज़ें ज़्यादा है जो आपको नहीं करनी है, बजाय उन चीज़ों के जो आपको करनी है। हम जो एडवाइस देते हैं वो ऐसी एडवाइस देते हैं आपको कोई नहीं देगा, बस उसको फॉलो करना सबके बस की बात नहीं है। हम ये कहते हैं टेलीग्राम को आप अनइंस्टॉल ही कर दो। नहीं कर सकते, दो तीन अच्छे ग्रुप ज्वाइन करो, वो भी कोचिंग वाले या टीचर वाले। स्टूडेंट ग्रुप कभी भी ज्वाइन मत करो, गलती से भी ज्वाइन मत करो। और जो दो तीन ग्रुप ज्वाइन कर रखे उन्हें भी 24 घंटे में एक बार चेक कर लो कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आई है क्या। वैसे हम ऐप वगैरह हर जगह बता देते हैं। फालतू के ग्रुप ज्वाइन करोगे आपका टाइम खराब होगा और कुछ भी नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि टेलीग्राम पर हमारे फॉलोअर्स बढ़े, आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। हम तो ये कहते हैं अनइंस्टॉल कर दो, ज़्यादा फायदे में रहोगे। किशोरपुरी जी, ये बताइए कि सीएमजे के बारे में आपको कब पता चला, कहाँ से पता चला, जुड़ने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या सबसे अच्छी चीज़ लगी, क्या बुरा लगा, क्या शिकायत रही, क्या इम्प्रूवमेंट करें हम फ्यूचर के लिए। सर मुझे पता तो यूट्यूब के माध्यम से चला सर। मैं यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च कर रहा था कि कॉमर्स के पढ़ाने वाली कोई अच्छी इंस्टीट्यूट मिल जाए। उसी में अभिषेक सर का एक वीडियो मिल गया, तो वो बता रहे थे कि आप सेल्फ की बजाय किसी से कोर्स कीजिए। तो उन्हीं में बता रखा था कि सीएमजे एक हमारी क्लास है, ऐप है, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो मुझे यूट्यूब के माध्यम से मिला, मैंने वहीं से लिया, किसी ने कोई नहीं बताया सर मेरे को। और जुड़ने के बाद क्या और एक्सपीरियंस रहा, अच्छी चीज़, बुरी चीज़, इम्प्रूवमेंट, शिकायत। नहीं सर, मुझे अभिषेक सर से बड़ी आपकी क्लास अच्छी लगी। मैं बता रहा था कि एक तो आप भी ऑडिट अच्छी लगी आपकी। ऑडिट मुझे अभी भी ऐसे गजब की फटी है, क्योंकि मैं मेरे 11th 12th में भी ऑडिट नहीं थी, और बीकॉम के अंदर ऑडिट इतनी कोई खास पढ़ाता नहीं है। सीए सीएस मैंने की नहीं, तो ऑडिट तो मैं दूर ही थी, लेकिन आपसे पढ़ने के बाद ऑडिट बहुत शानदार लगी मेरे को। और उसके बाद जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी, वो भी बहुत शानदार पढ़ाई आपने सर। अब इस वीडियो के कमेंट में अभिषेक सर के फैन के कमेंट्स आएंगे। तो मेरा और अभिषेक सर के तरीके में थोड़ा सा अंतर है। मैं क्या करता हूँ, चीज़ों को बिल्कुल फुल डिटेल लेकर के चलता हूँ, उसके बाद उन चीज़ों को समराइज करता हूँ। अभिषेक सर डायरेक्टली कॉस्ट बेनिफिट रेशियो लगाते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और डायरेक्टली वहाँ से निकाल लेते हैं। तो कुछ बच्चों को वो वाला तरीका पसंद आता है, कुछ को मेरा वाला तरीका पसंद आता है, वो अलग अलग चीज़ें होती है। तो यदि आपको मतलब आपकी सोच ऐसी रही है कि हमें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, वो जो सब्जेक्ट है उसको उस तरीके से पढ़ना है कि एग्जाम एक बार साइड में है, पहले उस चीज़ की नॉलेज मिले, तो आपको मेरा तरीका बढ़िया लगेगा। और आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स चाहिए तो अभिषेक सर वाला तरीका अच्छा लग सकता है। और कोई मतलब बेकार चीज़ लगी हो, कुछ इम्प्रूवमेंट, कुछ शिकायत। स्टूडेंट हर बच्चे से ये क्वेश्चन है ना, मैं 4 बार पूछता हूँ, बच्चा बताता ही नहीं है, तो 4 बार 4 5 बार पूछना पड़ता है। नहीं सर, मेरी तरफ से तो कोई शिकायत या इम्प्रूवमेंट के लिए नहीं है सर। ठीक है, तो किशोरपुरी जी, बहुत ही शानदार आपकी जर्नी रही। आपकी फैमिली को, वाइफ को, ससुराल पक्ष को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और उन्होंने पहले ही आपका टैलेंट भाप लिया होगा कि आगे बहुत अच्छे आप जाने वाले हो। तो लास्ट में देखो, हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी एज 29 30 साल हो गई, 30 साल से ज़्यादा भी हो गई, सिलेक्शन नहीं हो रहा, या कुछ ने अभी प्रिपरेशन भी स्टार्ट की है। उनको कुछ लास्ट वर्ड या लास्ट टिप्स आप दे सके कि उनको क्या करना चाहिए, उनका जल्दी सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन के लिए सर मुझे लगता है वो कंटिन्यू नहीं रहते होंगे पढ़ाई के प्रति, और तो क्या हो सकता है सर, नहीं बाकी कंटिन्यू रहेंगे तो हो जाएगा सर। तो अगर आप कंटिन्यू 6 महीने भी लगातार कर लेंगे ना, तो हो जाएगा सर। तो कंटिन्यू में ना उनको ये लगता है कि मतलब वैकेंसी तो आते हुए ही आती है, उनको लगता है कंटिन्यू करेंगे, कोर्स ले लिया, वैकेंसी डिले हो गई या वैकेंसी नहीं आई तो हमारे कोर्स के पैसे खराब जाएंगे, तो पहले वैकेंसी आए फिर हम तैयारी करें, ऐसे कहते हैं वो। नहीं सर, ऐसे तो वैकेंसी तो आएगी सर। आप 6 महीने के लिए 12 महीना हो जाएगा, लेकिन वैकेंसी जरूर आएगी, और उसमें सिलेक्शन उनसे तो आगे रहोगे ना सर, जो वैकेंसी आने के बाद तैयारी करेंगे, उनसे तो आप आगे रहोगे। रिस्क तो वहाँ भी है कि वैकेंसी आ जाएगी और टाइम नहीं मिलेगा, और रिस्क यहाँ भी है कि वैकेंसी डिले हो जाएगी, तो पैसे तो खराब नहीं जाएंगे, लेकिन बस बात यह है कि वैकेंसी डिले हो जाएगी। और ये हो सकता है कि आपकी जो पसंदीदा वैकेंसी है वो नहीं आए, दूसरी आए,
तो किसी वैकेंसी को पसंदीदा बनाइए ही मत। एक साल में 8 मिनिमम वैकेंसी की हमारी गारंटी है। जैसे रिसेंट में वैकेंसी बताऊं, एनएफएल के अंदर आई, पंजाब के अंदर 2 वैकेंसी आई ऑडिटर की, सीबीएसई के अंदर 3 अलग अलग वैकेंसी आई, सीसीआई की वैकेंसी आई, एनवीएस के अंदर आई, संगणक आई, एसओ वाली आई, एएसओ थी, ये टीआरए जीआरए थी, एफसीआई थी, अभी आरसीडीएफ और राजफेड आ गई। उसके अंदर भी सब्जेक्ट वाइज बता नहीं रखे, किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं। और अभी एफसीआई फिर से कतार में है, तब तक वो आएगी, तब तक और आ जाएगी। और बहुत सारी वैकेंसी तो हम कवर ही नहीं कराते हैं। वैकेंसी बहुत सारी आएगी, लेकिन ये फिल्टर हटाने पड़ेंगे आपको कि मेरे को राजस्थान में ही चाहिए, इस फील्ड में चाहिए। जो जॉब मिले ना वो कर लेना, जो मिल रहा है टाइम पर वो अच्छा है। किशोर जी, आप जॉब कहाँ कर रहे हैं वैसे? अजमेर डिवीजन है सर, कामली घाट सेक्शन है। चलो, बहुत बढ़िया। तो किशोर जी, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और हमें पूरी उम्मीद है इससे हमारे श्रोताओं को फ़ायदा मिलेगा, सही डायरेक्शन में वो चलेंगे। और मेरा ऐसा मानना है, थोड़ा सा मैं बढ़ा करके ही बोलता हूँ, यदि आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तो 3 साल एवरेज टाइम है सिलेक्शन का। और जो हम प्लान बताते हैं उनके अकॉर्डिंग यदि आप चलेंगे तो 1.5 साल, 1.5 साल में बढ़ा करके बोल रहा हूँ, 6 महीने में भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। या और ज़्यादा मैं सटीक शब्दों में बोलूँ तो 4 एग्जाम आप देंगे तैयारी करके। या और भी ज़्यादा स्पेसिफिक में बोलूँ तो आज से यदि आप प्लान फॉलो कर रहे हैं तो 3 महीने बाद में बाद वाले 4 एग्जाम आप काउंट करना। मतलब अगले जो 1 डेढ़ महीने में एग्जाम हो रहे हैं उनको काउंट मत करना, क्योंकि वो प्रिपरेशन में टाइम लगता है। तो आज से प्लान फॉलो कर रहे हैं तो 3 महीने बाद जो 4 एग्जाम दोगे उन 4 में से एक में जरूर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कंडीशन ये है कि आपको वो प्लान हमारा फॉलो करना पड़ेगा। जो गलत चीज़ें हैं उनको दूर करना पड़ेगा। वो है ना लत है, जो गलत चीज़ें हैं उनसे पीछा छोड़ना बहुत 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 मुश्किल है। लेकिन लाइफ आपकी है, आपको देखना है कि उसे बेटर बनाना है या सारे दिन वही चीज़ें करते रहना है। स्टूडेंट ग्रुप में वैकेंसी कब आएगी, या अडानी को प्राइवेटाइजेशन कर दिया, क्या अपनी नहीं आएगी, क्या किसकी आएगी, कितनी आएगी? तो कुछ नहीं मिलेगा उन चीज़ों में, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो किशोरपुरी जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, आपको और आपकी फैमिली को। और आपका थैंक यू बहुत सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।